दोस्तों हाल ही में मैंने एक्जुमा मूवी देखा है जो कि एक साउथ कोरियन हॉरर फिल्म है और इस फिल्म को जैंग ए ह्यून डायरेक्ट करे हैं। IMDb पे फिल्म को मिले हैं एन इम्प्रेसिव 7.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 88% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 93%। अब हालांकि एक्जुमा फिल्म की कहानी काफी सिंपल सी है, लेकिन यहाँ कोरियन लोर और हिस्ट्री को जिस तरह से सिंबलाइज किया गया है वो काफी अमेजिंग है। इसलिए आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी जहां हम न सिर्फ फिल्म की कहानी को जानेंगे बल्कि इससे जुड़े ढेर सारी थियरीज पे भी बातें करेंगे। इसके अलावा मैं आपको यहाँ कुछ कल्चरल रेफरेंसेस भी बताऊंगा, साथ ही कुछ आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। तो हाँ, बस पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए क्योंकि आज की एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लेवल पे रहने वाली है और काफी लंबी भी है। अब अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम दो कोरियन शमन को देख पाते हैं और ये दोनों फ्लाइट से यूएस जा रहे हैं। इनमें से लड़की का नाम हवारिम है और वही सीनियर थी एंड जो बंदा उसके साथ था उसका नाम बोंगिल है। फ्लाइट के दौरान अटेंडेंट हवारिम से जापानीज में बात करती है और हवारिम कहती है कि वो जापानीज नहीं बल्कि एक कोरियन इंसान है। अब इस बात का क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको थियरी सेक्शन में इनमें बताऊंगा। खैर, हम जान पाते हैं कि इन दोनों शमन को पार्क फैमिली यूएस बुलाई थी क्योंकि पार्क फैमिली का नवजात शिशु किसी अजीब सी बीमारी से जूझ रहा था और इस बीमारी का पता यूएस के डॉक्टर्स भी नहीं लगा पा रहे थे। जन्म के बाद से ही बच्चा कंटिन्यूअसली रोए जा रहा था, इतना कि उसे सुलाने तक के लिए सेडेटिव दिया जा रहा था। तो हवारिम और बोंगिल इस बच्चे को चेक करते हैं और हवारिम फैमिली से पूछती है कि आपके परिवार में एक और इंसान है ना जिसको कुछ अजीब सी बीमारी है, मे बी वो इंसान बच्चे का पिता है या फिर बच्चे के दादाजी हैं। ये सुनते बच्चे की माँ एकदम चौंक जाती है क्योंकि वाकई बच्चे के दादाजी भी अजीब कंडीशन से जूझ रहे थे। जहां मिस्टर पार्क की बीवी यानी बच्चे की माँ पहले इन दोनों शमन पे शक कर रही थी, वही अब वो इनकी एक्सपर्टीज को मानने लगी थी। इस पॉइंट पे हम हवारिम का एक मोनोलॉग भी सुन पाते हैं जहां वो बता रही होती है कि कैसे हमारे ब्राइट वर्ल्ड में हिडन डार्कनेस भी एग्जिस्ट करती है। ह्यूमैनिटी को अरसों से पता है कि हमारे बीच डार्कनेस एग्जिस्ट करती है और हम उसे कई नाम देते हैं जैसे कि घोस्ट, घूल्स, डीमंस वगैरह वगैरह। कभी कभी ये डार्कनेस ब्राइट साइड यानी हमारी दुनिया में आने की कोशिश करती है और तभी लोग शमन को कांटेक्ट करते हैं। हवारिम भी यहाँ यिन और यांग को साइंस और सुपरस्टिशन से कंपेयर करती है और वो खुद को इनके बीच में बताती है, यानी वो एक तरह से मीडियम या कनेक्शन है। अब जैसे ही हम यिन एंड यांग सुनते हैं हम समझ पाते हैं कि हवारिम टाओइज्म को फॉलो करती है। खैर, इसके बाद हवारिम और बोंगिल मिस्टर पार्क से मिलते हैं और पार्क बताते हैं कि उनका बड़ा भाई भी मेंटल हॉस्पिटल में अपनी जान ले लिया था। ऐसी अजीब घटनाएं इनकी फैमिली में जनरेशनल है और अब मिस्टर पार्क को भी आंख बंद करने पे चीखें सुनाई देती है। इनफैक्ट अब तो ऐसा लग रहा है कि ये कर्ज इनके नवजात शिशु पे भी आ गया है और इसी कर्ज को हटाने के लिए उन्हें हवारिम और बोंगिल की मदद चाहिए। अब हवारिम सब कुछ सुनती है एंड देन वो बताती है कि ये ग्रेव कॉलिंग का केस है, यानी कि मिस्टर पार्क के जो दादाजी की आत्मा या शैडो है वो इनके ब्लड लाइन को सप्रेस कर रही है। तो ऐसे में इन्हें उनके कब्र को निकाल के या तो रीबरी करना होगा या क्रिमेट करना होगा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। उसके बाद ही इनके फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स खत्म होगी। अब यहाँ मैं आपको पार्क फैमिली की थोड़ी सी डिटेल्स दे देता हूँ। तो पार्क फैमिली है तो साउथ कोरिया से, लेकिन अभी पूरी तरह से यूएस में सेटल्ड है। यूएस में इनका अच्छा खासा बिजनेस है, स्टिल कोरिया में भी इनका काफी जमीन जायदाद है। इन शॉर्ट कहा जाए तो ये लोग क्रेजी रिच है, लाइक बहुत ही ज्यादा अमीर, और ऐसे में वो इन शमन्स को भी बहुत ज्यादा पे कर रहे थे। अब यहाँ से सीन एक किम सांग डियोक नामक इंसान पे फोकस करती है और वो एक जियोमैंसर है। मैं आपको बता दूं कि कोरियन सोसाइटी में ऐसा कल्चर है जहां लोग ये मानते हैं कि उन्हें किसी भी काम के लिए एक परफेक्ट लोकेशन चाहिए होता है और ये लोकेशन जियोमैंसर डिसाइड करते हैं, यानी कि वो डिसाइड करते हैं कि लोकेशन अच्छा है या बुरा। इसका सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा किसी मृत इंसान को दफनाने वक्त है क्योंकि मृत को हमेशा एक अच्छी सी लोकेशन पे ही दफनाना चाहिए, तभी तो उन्हें प्रॉपर्ली शांति मिल पाएगी। अब चाइना या फिर इनफैक्ट कोरिया में भी इसे फैंग शुई भी कहा जाता है और उस हिसाब से सांग डियोक एक फैंग शुई मास्टर हुए। सांग के साथ यहाँ हम योंग ग्वेन नामक इंसान को भी देखते हैं जो कि एक मॉर्टिशियन है, यानी उसके पास ग्रेव्स वगैरह को बड़ी करना, मूव करना, फ्यूनरल अरेंज करवाना, इन सब का लाइसेंस है। फिलहाल ये दोनों एक अमीर फैमिली के साथ है जहां इस फैमिली की ग्रैनी
के कब्र को वापस खोला जा रहा था। क्यों? क्योंकि सपोजिटली उनकी आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिली थी, तभी तो वो फैमिली में सभी के ड्रीम्स में बार बार आ रही थी। दिस वाज सरप्राइजिंग क्योंकि इस अमीर फैमिली को ये लोकेशन सांग ही बताए थे और ये लोकेशन परफेक्ट है क्योंकि यहाँ नेचर के पांचों एलिमेंट्स का संगम है, तो आइडियली कुछ प्रॉब्लम्स होनी तो नहीं चाहिए थी। खैर, कब्र को खोलने के बाद सांग नोटिस करते हैं कि कब्र में दादी की डेंचर्स यानी नकली दांतें होती हैं ना, वो नहीं थी। पूछताछ से पता चलता है कि फैमिली का यंगेस्ट किड अपनी दादी के दांतों को अपने पास रख लिया था लाइक ए मोमेंटो, यानी उन्हें याद करने के लिए, और इसी वजह से दादी की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई थी। आइडियली कोरिया में माना जाता है कि किसी इंसान के मौत के बाद उनके बिलोंगिंग्स को या तो जला दिया जाए या फिर उनके साथ ही दफनाया जाए। तो हाँ, इसी डेंचर्स की वजह से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और डेंचर्स लौटाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये पूरा केस मैं आपको नहीं भी बता सकता था, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सांग के काम को ठीक ढंग से समझ सके, क्योंकि आगे कहानी में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। सांग यहाँ नेचर के साइकिल को डिस्क्राइब करते हैं, लाइक कैसे हम इंसान मिट्टी से जन्मे हैं, मिट्टी का उपजाया हुआ खाते हैं, मिट्टी पे ही चलते हैं और इन द एंड मिट्टी में ही मिल जाते हैं। आगे की सीन्स में हम समझ पाते हैं कि जैसे जैसे लोग मॉडर्न हो रहे हैं वैसे ही लोगों का फैंग शुई या फिर इस तरह के बिलीफ्स पर से भरोसा उठते जा रहा है। यह भरोसा इस हद तक उठ गया है कि अब सिर्फ 1% लोग ही इन बातों को मानते हैं और यूजुअली ये जो 1% लोग हैं वो सबसे अमीर घराने वाले और कल्चरल लोग होते हैं। वैसे देखा जाए तो कोरिया के अंदर बहुत कम ही ऐसी जमीन है जो कि एकदम परफेक्ट हो फॉर बरियल और फॉर रेसिडेंस और फॉर एनी अदर वर्क। हालांकि हम देखते हैं कि हुआरिम और बोंगिल भी वापस आ चुके हैं यानी कोरिया में, और वो मिलते हैं सांग और योंग से। क्यों? क्योंकि इन्हें मिस्टर पार्क के ग्रैंडफादर के ग्रेव को निकलवाना था और पता लगाना था कि जहां वो दफन है वो जगह कैसी है। अब ऑफ कोर्स ये काम तो सबसे अच्छा सांग ही कर सकते थे क्योंकि वही जियोमैंसर थे, और जहां जहां सांग वहां वहां योंग। हम जान पाते हैं कि मिस्टर पार्क इस काम के लिए इन्हें अच्छा खासा पे कर रहे थे, लाइक बहुत ज्यादा, और इसीलिए सांग और योंग भी तुरंत तैयार हो जाते हैं। इनफैक्ट सांग को अपनी बेटी की शादी भी तो करनी थी जो कि जर्मनी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रही थी, और ऐसे में उन्हें पैसों की जरूरत थी। तो सांग मिस्टर पार्क से मिलते हैं और इनके वार्तालाप से हम दो बातें समझ पाते हैं। पहली बात कि मिस्टर पार्क अपनी फैमिली हिस्ट्री को बताने से काफी कतरा रहे थे, और दूसरी बात ये कि वो इस पूरे प्रोसीजर को जल्द से जल्द कॉन्फिडेंशियल वे में खत्म करना चाहते थे। इनफैक्ट मिस्टर पार्क डायरेक्टली कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर के कॉफिन को सीधा क्रिमेट करना है, यानी जला देना है, वो भी बिना खोले। मतलब यहाँ दो ऑप्शन था, रीबरी भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं, मिस्टर पार्क को चाहिए था कि उसे जलाया ही जाए। खैर, सभी लोग बरियल साइट की ओर जाने लगते हैं और रास्ते में इन्हें एक टेंपल का बोर्ड भी दिखता है, जिस टेंपल का नाम था बोगुस्का टेंपल। खैर, ये बरियल साइट माउंटेन टॉप पे थी, इनफैक्ट एक ऐसी जगह पे जहां से नॉर्थ कोरिया का भी बॉर्डर दिखता था। ऊपर जाते वक्त हुआरिम कुछ फॉक्सेस को नोटिस करती है और जब ये लोग टॉप पे पहुंचते हैं तो इन्हें एक बहुत ही सिंपल सा टूम्ब स्टोन दिखता है जिसपे कोई नाम वगैरह नहीं लिखा था, बस सिंपल नंबर्स इनग्रेव्ड थे। सांग इस जगह को परखना शुरू करते हैं और इसके बाद वो मिस्टर पार्क से फौरन पूछते हैं कि आखिर कौन इस जगह को आपके ग्रैंडफादर के बरियल के लिए चुना। मिस्टर पार्क का कहना था कि उस टाइम के बहुत ही फेमस मंक जिसूने थे, उन्होंने इस प्लेस को चुना था, और मिस्टर पार्क के ग्रैंडफादर कंट्री की काफी हेल्प किए थे, इसलिए उन्हें यह स्पेशल प्लेस दिया गया। नाउ जिजुने नाम एक जापानीज वर्ड कित्सुने से बहुत सिमिलर साउंड करता है, जिसका मतलब फॉक्स डीमन काइंड ऑफ कुछ होता है। वैसे ये सब का क्या कनेक्शन है वो थ्योरी सेक्शन में अच्छे से बताऊंगा ही। खरसांग आगे पूछते हैं कि आप लोग की फैमिली जितनी अमीर है उस हिसाब से ये टूम्ब कुछ ज्यादा ही सिंपल नहीं हो गई। इस पर मिस्टर पार्क जवाब देते हैं कि उन दिनों ग्रेव रॉबरीज बहुत ज्यादा होती थी, यानी अगर किसी अमीर आदमी का ग्रेव है तो उसके अंदर एक्सपेंसिव आइटम्स मिल सकते हैं, राइट? तो ऐसे में चोर लोग कब्र खोद के सामान चुरा लेते थे, इसलिए इस टूम्ब को एकदम सिंपल रखा गया था ताकि किसी को शक न हो कि यहाँ कितने बड़े आदमी की ग्रेव है। इन बातों को सुनकर एंड देन इस जगह को थोड़ा और चेक करने के बाद सांग क्लियरली बोलते हैं कि वो ये काम नहीं कर सकते। सांग की इस बात को सुनकर सभी हैरान थे, स्पेशली हुआरिम, बोंगिल और योंग, क्योंकि इस काम के लिए इन्हें बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला था। सांग का कहना था कि अपने 40 साल के करियर में मैंने इससे ज्यादा कर्स्ड लैंड आज तक नहीं देखा है। मतलब ये जगह कुछ ज्यादा ही शापित थी और अगर ये लोग इस काम को लेते हैं तो सभी की जान जा सकती है। सांग ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि इस जगह पे फॉक्सेस हैं और यूजुअली फॉक्सेस ग्रेव्स के पोलर ऑपोजिट होते हैं, मतलब वो ग्रेव्स के आसपास नहीं जाते, तो फॉक्सेस का यहाँ होना कोई सेंस नहीं बनाता है। खैर, आगे की सीन्स में मिस्टर पार्क इन लोगों को इमोशनल करके कन्विंस करते हैं कि प्लीज आप लोग मेरे नवजात शिशु को बचा लीजिए, प्लीज आप लोग ये जॉब कंप्लीट कीजिए। सांग यहाँ मिस्टर पार्क से बार बार पूछते हैं कि आप हमसे कुछ छिपा तो नहीं रहे, और मिस्टर पार्क बार बार कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं। ऑल्दो उनके हाव भाव से हम व्यूअर्स को क्लियर पता चल रहा था कि वो कुछ बहुत बड़ा छिपा रहे हैं। इनकी बातों को हुआरिम बीच में काटती है और वो कहती है कि हम रिचुअल्स वगैरह करके ग्रेव को निकाल सकते हैं और इन रिचुअल्स के कारण किसी को भी हार्म नहीं होगा। सांग वाज स्टिल नॉट कन्विंस्ड, लेकिन बाकी सब इसके लिए तैयार थे और ऐसे में सांग को भी मानना पड़ता है। बस फिर क्या था, अगले दिन सेम माउंटेन टॉप पे डिगिंग शुरू करी जाती है और यहाँ
यहाँ रिचुअल भी पैरेलल में हो रहा था। इस रिचुअल में 5 पिग्स को उन 5 लोगों से एसोसिएट किया गया था जो कि डिगिंग यानी खुदाई का काम करने वाले वर्कर्स थे। ऐसा इसलिए ताकि अगर कोई आपत्ति आती भी है तो इन पिग्स को इंस्टेड हार्म होगा, ना कि डिगिंग करने वाले वर्कर्स को। हॉरिम यहाँ बहुत एनर्जी के साथ नाच रही थी, पिग्स को कट कर रही थी, खून वगैरह पी रही थी, एंड दिस वाज ऑल पार्ट ऑफ द रिचुअल। यहाँ ड्रम्स वगैरह बज रहे थे एंड काफी अजीब सा माहौल था। देन फाइनली डिगिंग करते हुए इन्हें कॉफिन मिलता है और सरप्राइजिंगली ये एक ऐसा उम्दा कॉफिन था जो कि सिर्फ रॉयल फैमिलीज के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। खैर कॉफिन को निकाल के कार में रखा जाता है ताकि इसे जल्द से जल्द क्रीमेट किया जा सके। अब जो वर्कर्स डिगिंग का काम कर रहे थे उनमें से एक वर्कर अब भी ग्रेव को खंगाल रहा था ताकि उन्हें कुछ वैल्यूएबल मिल जाए। ऐसे में उस वर्कर को वहां एक छोटा इंसान हेड वाला सांप दिखता है और वर्कर सांप को तुरंत काट के मार देता है। ऐसा होते वहां का मौसम एकदम से बदलता है और बारिश शुरू हो जाती है। एंड दिस क्लियरली इंडिकेटेड कि सांप को मारने से किसी तरह का अपशकुन हुआ है। अब कोरिया में माना जाता है कि बारिश वाले दिन क्रिमेशन नहीं करना चाहिए, इसलिए आज के लिए इस कॉफिन को हॉस्पिटल वार्ड में स्टोर किया जाता है। इस सब के बाद सांग वापस उसी रास्ते पे जाता है क्योंकि उसे बोगुस का टेंपल दिखा था, याद है ना? तो हाँ, उसे वहां जाना था, वहां के रहने वाले लोग से बात करना था। तो सांग बोगुस का टेंपल जाता है और यहाँ सांग की मुलाकात एक बूढ़े इंसान से होती है जो बताता है कि ये जगह 100 साल से भी पहले से है। यहाँ का हेड मॉन्ग फैंग सुई में एक्सपर्ट था और उसका नाम वोंग बोंग था। इनफैक्ट इस जगह पे कोई जिसूने नाम का मॉन्ग तो कभी रहा ही नहीं। वो बूढ़ा इंसान आगे बताता है कि माउंटेन टॉप पे जो टूम्ब है उसके रूमर्स उसने भी सुन रखे हैं। पुराने टाइम पे कई ग्रेव रॉबर्स उस जगह को रॉब करने आए थे लेकिन कोई रॉब कर नहीं पाया क्योंकि ऑफ कोर्स वो टूम्ब को अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया था। इनफैक्ट जो रॉबर्स आए थे वो अपने टूल्स को इसी टेंपल वाली जगह पे छोड़ दिए हैं और एज ए व्यूअर्स हम इन टूल्स में कई मेटल रॉड्स देख पाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल वार्ड में वहां का एक स्टाफ लालच के लिए कॉफिन खोल देता है और इससे कॉफिन के अंदर वाली ग्रैंडफादर की आत्मा एस्केप कर जाती है। ये आत्मा हॉरिम से होके पास करती है और इससे हॉरिम बेहोश हो जाती है। इनफैक्ट होश आने के बाद भी उसकी नाक से खून निकल रहा था। अब ग्रैंडफादर की आत्मा ट्रैवल करके मिस्टर पार्क के माँ और पिता पे अटैक करके उन्हें मार डालती है। यानी देखा जाए तो ग्रैंडफादर की आत्मा अपने ही बेटे और उसकी पत्नी को मार दी है। इस सब की खबर सांग, योंग और बोंगिल को भी लगती है और ऐसे में सांग फौरन मिस्टर पार्क के होटल की ओर जाते हैं क्योंकि ग्रैंडफादर की आत्मा का अगला शिकार मिस्टर पार्क ही होने वाले थे। मीनवाइल हॉरिम एक रिचुअल करके उस आत्मा को बोंगिल के अंदर बुलाती है ताकि उसे वापस कॉफिन में कैद किया जा सके और उसे कुछ क्वेश्चन भी पूछा जा सके। अब ये आत्मा बोंगिल के अंदर आती तो है लेकिन वो जल्दी स्केप करके निकल जाती है। हालांकि ग्रैंडफादर की आत्मा ये जरूर कन्वे करती है कि मैं अपने पूरे ब्लड लाइन को अपने साथ ले जाऊंगा, यानी उन्हें मार दूंगा। दूसरी तरफ मिस्टर पार्क को सांग का कॉल आता है जहां सांग कॉल पे कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए मिस्टर पार्क को होटल रूम का दरवाजा नहीं खोलना है। उसी वक्त कोई तो दरवाजा बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा था और मिस्टर पार्क सांग की बात मानते हुए डोर ओपन नहीं करते। फिर कॉल पे सांग कहता है कि अब तुम खिड़की ओपन कर दो और मिस्टर पार्क ऐसा ही करते हैं और ऐसा करते ही वो एकदम से पजेस्ड हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कॉल पे सांग नहीं बल्कि ग्रैंडफादर की आत्मा सांग बन के बात कर रही थी जो कि अब कमरे के अंदर खिड़की के थ्रू आ गई थी और वो पार्क को पजेस कर चुकी थी। वहीं रूम के बाहर जो डोर खोलने की कोशिश कर रहा था वो एक्चुअल सांग था, मिस्टर सांग, और वो अब फाइनली स्टाफ वगैरह से कीज लेके रूम को ओपन करवाता है। कमरे के अंदर मिस्टर पार्क की हालत एकदम बुरी थी जहां वो क्लियरली पजेस दिख रहे थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस किसी जापानीज कमांडर की तरह थी। एक पॉइंट पे मिस्टर पार्क काफी उल्टी करते हैं, देन वो पानी पीते हैं और बार बार एक ही बात रिपीट करने लगते हैं विच वाज कि द फॉक्स कट ऑफ द टाइगर्स वेस्ट। देन मिस्टर पार्क अपनी गर्दन ऑलमोस्ट 180 डिग्री तक मोड़ लेते हैं और इससे उनकी गर्दन टूट जाती है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है। अब इस घटना के बाद ग्रैंडफादर की आत्मा यूएस पहुंच जाती है और अब वो पार्क के बच्चे को मारना चाहती थी क्योंकि ब्लड लाइन में आखिरी इंसान वही है। लेकिन इससे पहले आत्मा ऐसा कर पाती, सांग पार्क फैमिली से कांटेक्ट करते हैं जो कि यूएस में थे और उनसे इंस्टेंटली क्रिमेशन यानी कॉफिन को जलाने की परमिशन लेते हैं। परमिशन मिलते ही वो ग्रैंडफादर के कॉफिन को जला देते हैं जिससे ग्रैंडफादर की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और पार्क का बच्चा बच जाता है। ऑल्दो एक बुरी खबर यह थी कि मिस्टर पार्क गर्दन टूट जाने की वजह से बच नहीं पाए। मोरओवर क्योंकि क्रिमेशन हड़बड़ी में एक ऐसे दिन में किया गया था जिस दिन बारिश हुई थी, तो शायद ग्रैंडफादर की आत्मा को आफ्टर लाइफ में अच्छी जगह नहीं मिलेगी। इस सब के बाद थिंग्स वे नॉर्मल, स्पेशली मिस्टर पार्क का बच्चा अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब इस पॉइंट पे आप व्यूअर्स को लग रहा होगा कि फिल्म खत्म हो गई, लेकिन अब तक फिल्म का सिर्फ आधा पार्ट ही हुआ है, यानी अभी कहानी में कई और ट्विस्ट्स आने बाकी है। इनफैक्ट जितने भी थियरीज हैं वो तो अब आएंगे, यानी कहानी अब असली शुरू होने वाली है। और इस असली कहानी को सुन के आपके मन में ढेर सारे डाउट्स भी आएंगे जिसे मैं थियरी सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। तो हाँ, यहाँ से हर कुछ काफी ध्यान से सुनिएगा।
एनीवेज, तो कहानी यहाँ से कुछ मंथ्स आगे बढ़ जाती है और हम जान पाते हैं कि जिस वर्कर ने सांप को काट डाला था उसकी हालत अब कुछ ठीक नहीं है। सांग इस वर्कर से मिलने जाते हैं और वर्कर का कहना था कि उसे अजीब नाइटमेयर्स आ रहे हैं और ये सब उस अजीब से सांप को मारने के बाद ही चालू हुआ था। उसकी बात सुन सांग वापस उसी बरियल साइट पे जाते हैं और वहां उन्हें फिर से फॉक्सेस दिखती हैं। इतना ही नहीं, सांग को उस सांप का हेड भी मिलता है जो कि वाकई किसी छोटे इंसान जैसा था। इस क्रीचर को यूजुअली ओना कहा जाता है और इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि इस जगह को थोड़ा और डिग करने पे सांग को एक और कॉफिन मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक डबल बरियल साइट थी और सांग फौरन योंग, ह्वारिम और बोंगिल को बुलाते हैं। ये लोग इस बरियल ग्राउंड से एक ऐसा कॉफिन निकालते हैं जो कि नॉर्मल कॉफिन से बहुत ज्यादा बड़ा था। साथ ही ये वर्टिकली दफनाया गया था। मतलब पार्क फैमिली के ग्रैंडफादर का जो कॉफिन था वो नॉर्मली यहाँ वर्टिकली नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली रखा गया था और उसके नीचे ये बड़ा वाला कॉफिन ठीक वर्टिकली रखा गया था। इतना ही नहीं, इस कॉफिन को बार्ब्ड वायर से बांधा भी गया था विच क्लियरली इंडिकेटेड कि ये कोई नॉर्मल कॉफिन तो नहीं है। इनफैक्ट ये तो किसी इंसान का कॉफिन लग ही नहीं रहा था। इस कॉफिन के निकलने से वहां के फॉक्सेस भी थोड़ा डिफरेंटली बिहेव कर रहे थे। नाउ ये चारों इस बड़े से कॉफिन को लेके उसी पास वाले टेंपल पे पहुंचते हैं और एक दिन रुकने का सोचते हैं। इनका प्लान था कि अगले दिन वो तुरंत ही इस कॉफिन को क्रीमेट कर देंगे। फॉर टुडे ये लोग कॉफिन को वहां के एक कमरे में लॉक कर देते हैं और उसके आसपास राइस और रिचुअल वाले मार्क्स बना के उसे कैद रखने की कोशिश में थे। सांग अब मिस्टर पार्क की माँ, जो कि ग्रैंडफादर की बेटी हुई, उनसे बात करता है और वो पूछते हैं कि तुम्हारे पिता का ऐसा कौन सा राज है जो तुम सब मिलके हमसे छिपा रहे हो। अब वो बूढ़ी औरत यानी ग्रैंडफादर के स्पिरिट की जो बेटी थी वो सेम डायलॉग मारती है कि मुझे कुछ नहीं पता। और यहाँ सांग रिवील करता है कि मैंने थोड़ा बैकग्राउंड रिसर्च किया है एंड टर्न्स आउट कि तुम्हारे पिता ने इस देश को धोखा दिया था। जी हाँ दोस्तों, ग्रैंडफादर जिनकी आत्मा इन्हें पहले परेशान कर रही थी वो वॉर के टाइम जापान को सपोर्ट किए थे और अपने ही देश कोरिया को बेच रहे थे या धोखा दे रहे थे। तभी तो ये परिवार इतना अमीर है और अब ये लोग यूएस जाके सेटल हो गए हैं। यही राज मिस्टर पार्क भी छुपा रहे थे क्योंकि उन्हें ये बताते शायद शर्म आ रही होगी कि उनके ग्रैंडफादर एक देशद्रोही थे। सो इट्स पॉसिबल कि जिसूने नामक मंक उनके ग्रैंडफादर को पनिश किया होगा और तभी वो उन्हें इतनी खराब जगह बरी करवाया। ये सब सुनकर मिस्टर पार्क की मां कहती है कि आई एग्री टू एवरीथिंग, लेकिन जिसूने मेरे पिता के साथ गलत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिसूने तो खुद जापानीज था। तो अगर मेरे पिता जापान वालों की मदद किए थे तो जिसूने मेरे पिता को सजा क्यों देगा? जिसूने का ओरिजिनल नाम मुरायामा जुंजी था और उसे होशियोन के 8.5 प्रोविंसेस के बारे में सब कुछ पता था। वो एक फोटो भी देती है जिसमें हम जापानीज लोगों को देख पाते हैं इंक्लूडिंग जिसूने। अब इस पॉइंट पे कहानी में काफी अनआंसर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं और भले आप अभी कंफ्यूज हो रहे हो लेकिन एंड तक सब क्लियर हो जाएगा। खैर, तो इसके बाद सांग, हुआरिम, बोंगिल, योंग और टेंपल का बूढ़ा आदमी खाना वगैरह खा के सोने जाते हैं। हुआरिम अपनी कार में सो रही थी और वो अपनी सिस्टर्स को फोन करके उनसे मुरायाम जुंजी यानी जिसूने के बारे में पूछती हैं। सिस्टर्स बताती है कि हमारे मास्टर बताए थे कि उसे द जापानीज फॉक्स कहा जाता है जो कि एक ऑनमोयोजी यानी शमन था नेम्ड मुरायामा। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और एक फॉक्स कब की तरह कनिंग था। इनफैक्ट इनके जो मास्टर थे वो उससे एक बार मिले भी थे। ये सुन के हुआरिम को एहसास होता है कि वो लोग किसी बड़े फोर्स के साथ खेल रहे हैं और ऐसे में वो अपनी ग्रैनी को याद करती है जो कि इस लैंड की एक बहुत बड़ी शमन हुआ करती थी। हम देख पाते हैं कि ग्रैनी की स्पिरिट हुआरिम के साथ थी टू प्रोटेक्ट हर। खैर, अंदर टेंपल में सोने से पहले बूढ़े इंसान को बांध से कुछ आवाजें आती हैं और वो आवाज के पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद बोंगिल की नींद खुलती है और उसे भी कुछ असाधारण महसूस होता है, इसीलिए वो बार्न की तरफ जाता है। अब बार्न का नजारा भयावह था क्योंकि यहाँ एक काफी लंबा चौड़ा इंसान ना सिर्फ भेड़ बकरियों को फाड़ डाला था बल्कि वो बूढ़े इंसान को भी मार दिया था और बार्न के एक केयर टेकर का सर धड़ से अलग कर दिया था। बोंगिल तुरंत उस कमरे को चेक करने जाता है जिसमें कॉफिन को रखा गया था और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि कॉफिन टूटा हुआ था। इनफैक्ट उस कमरे का छत भी टूटा था, डिपिक्टिंग कि कोई तो कॉफिन से निकला है और वो छत तोड़ के एस्केप कर गया है। बोंगिल फौरन हुआरिम को यहाँ बुलाता है एंड देन वो खुद बाकियों को जगाने जाता है। अब कमरे में अकेली हुआरिम को इधर उधर ढूंढने पे एक जापानीज समुराई की हेलमेट मिलती है और तभी हम उस लंबे चौड़े फिगर को यहाँ आते देखते हैं। इसे आता महसूस कर हुआरिम की हालत पतली हो जाती है और वो तुरंत बाउ डाउन करती है। ये लंबा चौड़ा समुराई पूछता है कि क्या कोई ह्यूमन अंदर है और इसके जवाब में हुआरिम कहती है कि मैं ह्यूमन नहीं बस आपकी सेवक हूँ। फिर समुराई कहता है कि सेवक हो तो मेरे लिए स्वीट फिश और मिलन्स लेके आओ। ऑफ कोर्स हुआरिम के पास ये सब तो था नहीं और ऐसे में समुराई समझ जाता है कि हुआरिम एक इंसान है और वो उस पर अटैक कर देता है। हुआरिम भाग के उस कमरे से बाहर आती है और एन वक्त पे बोंगिल इस समुराई पे हमला करता है। अब बोंगिल के हमले से सैमुराई को कुछ नहीं होता और वो बोंगिल के स्टोमक एरिया में एक पर्टिकुलर जगह पे हमला कर देता है। इससे बोंगिल वहीं गिर जाता है और अब ये सैमुराई हुआरिम की तरफ बढ़ता है। नाउ फॉर्चुनेटली हुआरिम पगोड़ा के पास गिर जाती है जिससे सैमुराई उसे चोट नहीं पहुंचा पाता।
अब पकोड़ा क्या होता है? वेल शॉर्ट में बताओ तो ये एक मल्टी लेयर टेम्पल स्ट्रक्चर है जो कि कोरिया, चाइना और जापान में काफी होली माना जाता है। खैर इसके बाद ये सैमुराई आग में तब्दील हो जाता है। जी हाँ, वो उस जगह पे आसपास आग के रूप में ही घूमता है और उसे ऐसा करते सांग और योंग भी देखते हैं क्योंकि वो भी वहां आ गए थे। देन ये सैमुराई वहां से आग का गोला बन के ही चला जाता है। इस सब को देख के सभी शॉक में थे और वो किसी तरह बोंगिल को लेकर अस्पताल जाते हैं। अस्पताल में बोंगिल की हालत नाजुक थी और यहाँ ह्वारिम बताती है कि कैसे वो बोंगिल को ये शमन वगैरह के काम करने से मना की थी, लेकिन वो उसके भरोसे से ही ये काम शुरू किया था और अब देखो मैं उसे बचा तक नहीं पाई और उसकी हालत एकदम नाजुक है। सांग ह्वारिम को कंसोल करते हैं और इसके बाद ह्वारिम बताती है कि वो सैमुराई भूत कोई सोल वगैरह नहीं बल्कि एक स्पिरिट है। जब एक इंसान का सोल किसी चीज से अटैच हो जाता है तब वो एक स्पिरिट बनता है और ये एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट है। सवाल अब भी यही था कि सैमुराई घोस्ट या स्पिरिट जो भी है वो उसकी कब्र पार्क फैमिली के कब्र वाली जगह पे क्यों दफनाई गई थी। इस पॉइंट पे सांग को मिस्टर पार्क की वो बात याद आती है जो पजेस्ड हालत में बार बार वो रिपीट कर रहे थे, विच इज द फॉक्स कट ऑफ द टाइगर्स वेस्ट। सांग फौरन वापस टेंपल जाके उन टूल्स को चेक करते हैं जो सपोजिटली रॉबर्स के थे जो कि टूम्ब को रॉब करने आए थे एंड देन टूल्स वही टेंपल में छोड़ गए। सांग को यहाँ एक फोटो मिलती है जिनमें ये सो कॉल्ड रॉबर्स अपने टूल्स के साथ थे और उनके सामने ढेर सारे सिमिलर आयरन रॉड्स रखे हुए थे। ये वही ढेर सारे आयरन रॉड्स है जो कि सांग पहले भी टेंपल में देखा था और फिलहाल भी वो आयरन रॉड्स इसी टेंपल में रखे हुए हैं। यहाँ सांग को एक किताब भी मिलती है जिसमें काफी बातें लिखी हुई थी और इससे ही असली कहानी सामने आती है। अब ये राज क्या है आपको बस मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, थोड़ा सा बस पेशेंस रखो। दूसरी तरफ ह्वारिम अपनी सिस्टर्स को भी हॉस्पिटल बुला ली थी ताकि वो सब मिलके बोंगिल पे नजर रख सके। बोंग फिलहाल खतरे से तो बाहर था लेकिन उसकी स्पाइन पे चोट आई थी जिससे ये कहना क्लियर नहीं था कि वो चल पाएगा या नहीं। ना ह्वारिम में उसकी दो सिस्टर्स को आइडिया लग गया था कि बोंगिल उस रात की घटना के बाद पजेस्ड हो चुका है या फिर हम कह सकते हैं कि उस सैमुराई घूल के कब्जे में है और इसीलिए ये लोग एक अजीब तरह का गेम रिचुअल करके पजेस्ड बोंगिल को प्रोवोक करते हैं। बोंगिल कहता है कि मेरे मास्टर यानी वो सैमुराई 10,000 लोगों को मारे थे जिससे वो एक डिवाइन एंटिटी बन गए। फिलहाल मेरे मास्टर 38.3417 और 128.3189 पे हैं। अब दोस्तों ये वही नंबर्स थे जो कि फिल्म के स्टार्ट में ग्रेव स्टोन पे लिखे हुए थे और ये नंबर्स दरअसल उस जगह के कोऑर्डिनेट्स थे। जी हाँ दोस्तों, वो होते हैं ना लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स। वेल ये नंबर वही दर्शाते थे और सपोजिटली वो सैमुराई घोस्ट वही होगा। अब ये सब देख के ह्वारिम के सिस्टर्स कहती हैं कि ये तो कोई जापानीज स्पिरिट है और इससे हम कैसे लड़ेंगे, लेकिन ह्वारिम उन्हें कैसे भी मनाती है क्योंकि बोंग को उसे बचाना ही था। दूसरी तरफ सांग उन सो कॉल्ड रॉबर्स के टूल को लेकर वापस ग्रेव वाली साइड पे जाता है और वो खोदना शुरू करता है। उसे उसी एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पे वो सैमुराई घोस्ट बरीड दिखता है जो कि फिलहाल सो रहा था। ऐसे में सांग फौरन वहां से निकलता है एंड देन वो योंग और ह्वारिम से मिलकर उन्हें सब बताता है कि कैसे उसे उस सैमुराई की बॉडी उस ग्रेव के अंदर मिली है। अब दोस्तों ये वही पॉइंट है जहां पे मैं आपको कहानी की कुछ और बातें रिवील करूंगा। तो दरअसल इस कहानी का लिंक जापान और कोरिया की हिस्ट्री से शुरू होता है। अब शायद कई लोगों को पता होगा कि जापान ने कोरिया को 1592 और 1597 के दौरान इन्वेड किया था। तब से इनकी रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं रही। इनफैक्ट 1910 से लेकर 1945 तक कोरिया जापानीज एम्पायर के रूल में था। उस टाइम पार्क फैमिली के मेंबर्स यानी मिस्टर पार्क के ग्रैंडफादर जिनकी कब्र लोकेशन पे दफन थी, वो कोरिया से होते हुए भी जापानीज की मदद कर रहे थे। देखा जाए तो एक तरह से वो अपने ही देश को बेच रहे थे और इसी से ये परिवार इतना अमीर हुआ ना। उस टाइम जापानीज के साइड जिसुने नामक मॉन्क था जिसका नाम कित्सुने जैसा साउंड करता है और कित्सुने एक जापानीज वर्ड है जिसका अर्थ होता है फॉक्स मॉन्स्टर जैसा कुछ। जिसुने एक बहुत पावर जापानीज ऑनमेओजी था और उसका मकसद था कोरिया को बर्बाद करना। इसीलिए वो थ्रू आउट कोरिया एकदम चुने गए स्पेसिफिक साइट्स पे मेटल रॉड्स डाला था। क्यों? क्योंकि इन मेटल रॉड्स की मदद से कोरियन लैंड के फ्लो ऑफ एनर्जी को डिस्टर्ब किया जा सकता है जिससे कोरिया कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। अब ये वही रॉड्स थे जो कि हमने टेंपल में देखे थे और जो सपोजिटली ग्रेव रॉबर्स के रॉड्स थे। वहां मिली किताब को पढ़ के सांग समझ गया था कि वो लोग कोई ग्रेव रॉबर्स नहीं थे बल्कि एक ग्रुप ऑफ कोरियन मेन थे जिन्हें अपने देश से प्यार था। इसलिए वो लोग कोरिया में जगह जगह डिगिंग करके इन रॉड्स को निकाल रहे थे ताकि कोरिया के लैंड की एनर्जी फ्लो वापस से सही हो जाए। नाउ सपोजिटली जहां पे पार्क फैमिली के ग्रैंडफादर की ग्रेव थी वहां भी एक रॉड दफनाई गई है जो कि आज तक किसी को मिल ही नहीं रही और वही रॉड आखिरी रॉड भी है। तभी ये सैमुराई डीमन उस जगह पे रॉड को प्रोटेक्ट कर रहा है और वहीं पे पार्क के ग्रैंडफादर को दफनाया गया क्योंकि ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों की कब्रें वेल प्रोटेक्टेड होती हैं। अब देखा जाए तो जिसुने का दाव सही भी पड़ा क्योंकि इस जगह को आज तक कोई नहीं छेड़ा था, बस ये सांग उसके साथ ही छेड़ दिए। अब आप पूछ सकते हैं
हैं कि सांग को इतनी सारी बातें कैसे पता चल गई। वेल, उस किताब को पढ़ के जो कि उसे कोरियन मैन के टूल्स और रॉड्स के साथ मिली। उस जगह पे जाने का आइडिया कैसे आया? वेल, मिस्टर पार्क पजेस्ड हालत में कहे थे कि द फॉक्स कट ऑफ द टाइगर्स वेस्ट। उसी बात को सुन के अब यहाँ फॉक्स जिसुने को कहा गया है और टाइगर कोरियन पेनिनसुला को, क्योंकि कोरियन पेनिनसुलर का मैप कहीं ना कहीं एक टाइगर से रिजेंबल करता है। तो हाँ, जिसुने कोरिया की कमर तोड़ देना चाहता था और ये सेइंग इसी बात को डिपिक्ट कर रही थी। सो आई एम प्रीटी श्योर कि इस पॉइंट तक आपको कहानी में काफी बातें समझ आने लग गई होंगी, लेकिन दोस्तों अभी भी यहाँ काफी ट्विस्ट्स बाकी हैं एंड ऑफ कोर्स ढेर सारी थियरीज, तो वीडियो में बने रहें। खैर, तो अब सांग चाहता था कि वो लास्ट रॉड भी उस लोकेशन से निकाल देगा ताकि कोरिया प्रॉस्पर कर सके। अब पहले तो हवारिम और योंग शायद इस मामले में आगे दखलंदाजी नहीं करना चाहते थे, लेकिन बोंग को बचाने और देश को बचाने के लिए सभी मान जाते हैं। अब इस पॉइंट पे एक और रेवलेशन होता है और वो ये कि सैमुराई घोस्ट बोंग को एक स्पेसिफिक जगह पे ही अटैक किया था। दरअसल बोंग के शरीर पे ढेर सारे प्रोटेक्शन टैटूज थे और वो सैमुराई घोस्ट एग्जैक्टली उस जगह पे अटैक किया था जहां टैटूज नहीं थे। मोरोवर ये सैमुराई हमेशा सबकी लिवर निकाल लेने की बात करता था। अब ऐसा क्यों है वो तो पता नहीं, शायद ये लिवर खाता था, कंज्यूम करता था इंसानी लिवर, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसको उसी तरह से मारा गया हो लिवर पे, तो अब वो लिवर निकालता है, या फिर उसका ये एक सिग्नेचर मूव होगा। इस बात को क्लियर तो नहीं किया गया है। खैर, तो अब क्योंकि हवारिम, योंग और सांग उस सैमुराई का सामना करने जा रहे थे, ये लोग भी अपने शरीर पे मार्कर वगैरह से प्रोटेक्शन साइंस बना लेते हैं। इनका प्लान सिंपल था, जहां हवारिम स्वीट फिश डाल के सैमुराई को अपनी तरफ ट्रैक करेगी, वहीं योंग और सांग उस लोकेशन पे और डिग करके आखिरी रॉड निकाल देंगे। और इस सबके पैरेलल में हवारिम की बहनें बोंग पे नजर रखेंगी, क्योंकि बोंग पजेस था और वो लोग अपने साथ एक चिकन भी लेके आई थी ताकि डिस्परेट सिचुएशन में बोंग की जगह चिकन को कुर्बान किया जा सके। बेसिकली ये इन लोगों का एक तरह का रिचुअल है जो कि बोंग को कंट्रोल में और सेफ रखने के लिए हवारिम की बहनें करने वाली थी। स्टार्ट में आपने देखा था इन लोगों ने पिग्स को रखा था वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। खैर, तो रात होती है और वो सैमुराई फिर से बाहर निकलता है। वो इन फिशेस को खाते हुए उसी रास्ते को फॉलो करता है जिन पे फिशेस रखी हुई थी। ऐसा करते हुए वो हवारिम के पास पहुंचता है जो कि एक ट्री के पास अपनी रिचुअल्स वगैरह कर रही थी टू स्टॉप सैमुराई। हवारिम सैमुराई से बात करती है वहां की नेचर स्पिरिट के रूप में, सेइंग कि तुम मेरे माउंटेन को डिस्टर्ब कर रहे हो। सैमुराई कहता है कि ये तुम्हारा माउंटेन नहीं है और यहाँ मैं गन शॉट्स और कटाना की आवाज क्यों नहीं सुन पा रहा। हवारिम जवाब देती है कि लड़ाई तो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन सैमुराई का कहना था कि लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई। सैमुराई कहता है कि वो फॉक्स मुझे चालाकी से डाइटोकू टेंपल में इंप्रिजन किया एंड देन रॉयल नामसन में ले जाने के बदले यहाँ ले आया। हवारिम सैमुराई से कहती है कि एज ए स्पिरिट ऑफ दिस प्लेस मैं तुम्हें इस जगह को छोड़ने का ऑर्डर देती हूँ, लेकिन ये सैमुराई हवारिम की एक नहीं सुन रहा था। हवारिम ये तक कहती है कि कम से कम बोंग गिल को आजाद कर दो, लेकिन सैमुराई खुद को ही सुपीरियर मान रहा था। इस पॉइंट पे हमें सैमुराई की थोड़ी सी कहानी भी पता चलती है, लेकिन वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिलहाल ये सैमुराई हवारिम को मारने उसके करीब आ जाता है, लेकिन हवारिम के साथ इस जगह पे उसकी ग्रैनी की स्पिरिट थी, जिसे आप ट्री स्पिरिट भी कह सकते हैं, और उनकी वजह से सैमुराई कुछ कर नहीं पाता। इसलिए वो अगेन आग का गोला बन के वापस अपने कोऑर्डिनेट्स पे जाने लगता है। अब उस जगह पे सांग और योंग ऑलरेडी खुदाई कर रहे थे, लेकिन उन्हें रॉड बिल्कुल भी नहीं मिलता। ऐसे में सैमुराई वाज बैक और सांग उसकी गिरफ्त में आ जाता है। सैमुराई सांग से कहता है कि या तो तुम मेरे गुलाम बन जाओ या फिर मैं तुम्हारे लिवर को निकाल लूंगा। ये कह के सैमुराई सांग के पेट में अपना हाथ घुसेड़ देता है टू पुल आउट द लिवर। इस मोमेंट में सांग को भी कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं और वो सैमुराई को हराने का तरीका ढूंढ लिया था। तो दरअसल ये सैमुराई ऑलमोस्ट 500 साल पहले एग्जिस्ट करता था, जब वो 10,000 से भी ज्यादा लोगों को मारा था अपनी तलवार से। एक बैटल में सैमुराई का सर कट गया, लेकिन उसे खुद पे इतना कंट्रोल था कि वो अपने शरीर को कंट्रोल में ही रखा। ये पॉइंट शायद इसलिए बताया गया क्योंकि ओवर द इयर्स इस सैमुराई की शरीर इंटैक्ट रही और सालों बाद ये शरीर किसके हाथ लगी? जिसुने के। जी हाँ दोस्तों, द फॉक्स जिसुने। अब जिसुने इस सैमुराई जनरल की फ्लेमिंग मेटल स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया एज वेसल और इस स्वॉर्ड को सैमुराई के शरीर में परपेंडिकुलर डाल दिया, मतलब गर्दन हटा के नेक से नीचे तक, देन गर्दन को सिल दिया गया, जिससे ये सैमुराई एक एनिमा डीमन बन गया। इस एनिमा डीमन को कर्स करके जिसुने उस पर्टिकुलर जगह से बाइंड कर दिया जहां उसकी कब्र दफनाई गई थी, यानी पार्क फैमिली के ग्रैंडफादर के कब्र के नीचे। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो इस एनिमा या सैमुराई के अंदर स्वॉर्ड डाला गया है और वही स्वॉर्ड आखिरी रॉड है। जी हाँ दोस्तों, तभी सांग को यहाँ खुदाई करने पे कोई रॉड्स नहीं मिली, क्योंकि रॉड तो एक्चुअली में सैमुराई के अंदर है और इसलिए कुछ भी हो जाए ये सैमुराई वापस इन्हीं कोऑर्डिनेट्स पे आएगा ही। दिस आल्सो एक्सप्लेन्स कि क्यों सैमुराई की कॉफिन परपेंडिकुलर थी, क्योंकि रॉड्स को परपेंडिकुलर ही रखना था, ना कि हॉरिजॉन्टली। एक और बात क्लियर थी कि ये सैमुराई फायर अपनी बर्निंग मेटल की वजह से बनता है और कहीं ना कहीं ये फायर और मेटल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसने इसको भी यहाँ फंसाया ही था। और इस पॉइंट पे सांग को ये सारी बातें समझ आ गई थी। इस पॉइंट पे हवारिम और योंग भी हॉर्स ब्लड सैमुराई पे फेंकते हैं और इससे सैमुराई को चोट आती है। अब फेंग शुई के हिसाब से मेटल का काट है वुड और फायर का काट है वाटर, यानी अगर इस सैमुराई पे एक भीगी हुई लकड़ी से वाटर
जुगाड़ किया जाए तो शायद ये सैमुराई मारा जाए। बस फिर क्या था, सांग एक लकड़ी को हॉर्स ब्लड से भिगोकर इस सैमुराई पे हमला करते हैं, जिससे सैमुराई कटने लगता है। बार बार हमला करने से ये सैमुराई कट के मारा जाता है और इसी के साथ आखिरी रॉड भी खत्म हुआ। वहीं पैरेलल में बोंग भी पजेस्ड हालत में खून की उल्टी कर रहा था और एक पॉइंट पे तो हुआरिम की सिस्टर्स चिकन को सैक्रिफाइस करने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही सैमुराई मरा, बोंग गिल भी एकदम से ठीक हो गया एंड नाउ एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। तो इसके बाद सांग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां सांग कुछ दिनों में हील करते हैं। न्यूज में ये स्टोरी चलाई गई थी कि एक वाइल्ड बियर कुछ लोगों को वहां मारा और हर्ट किया है, व्हिच शोज कि इन जनरल लोगों को इन बातों का कोई आइडिया नहीं लगता और उन्हें ना ही आइडिया लगने दिया जाता है। समय के साथ सांग और बोंग दोनों फुली हील कर गए थे, लेकिन मेंटली आज भी ये सभी उन घटनाओं से ट्रॉमेटाइज्ड हैं, स्पेशली हुआरिम। मूवी के एंड में हम सांग को अपनी बेटी की शादी में देखते हैं, जहां हुआरिम, बोंग और योंग भी थे। इनका एक फैमिली फोटो होता है और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म एक्जुमा की कहानी और वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, अभी काफी कुछ बाकी है, क्योंकि अब हम ढेर सारी थियरीज पे बातें करने वाले हैं। इनफैक्ट मुझे पता है कि आपके मन में काफी सवाल होंगे और उनके जवाब भी मैं एक एक करके देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं पूरे फिल्म को एकदम शॉर्ट में समराइज करता हूं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो करंट टाइम से तकरीबन 100+ इयर्स पहले कोरिया जापान के रूलिंग के अंडर था। उस वक्त कोरियंस फाइट बैक कर रहे थे, लेकिन पाक फैमिली के हेड जापानीज लोगों की मदद कर रहे थे। जापानीज के साथ एक जिसुने नाम का शमन भी था, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल शमन था। वो कोरिया में कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे अपने कर्स्ड रॉड्स डाल दिया ताकि कोरिया के लैंड में एनर्जी ठीक से फ्लो ना हो और इससे कोरिया कभी तरक्की ना करे। अब इन रॉड्स को तो निकाला भी जा सकता था, इसलिए वो एक ऐसा रॉड बनाया जो कि सबसे यूनिक था। वो एक जापानीज सैमुराई जनरल की बॉडी में उसकी फ्लेमिंग स्वॉर्ड को एज अ रॉड डाल दिया और इसी सैमुराई को इसलिए चुना गया क्योंकि ये अपने स्वॉर्ड से 10,000 से भी ज्यादा लोगों को मारा था। मतलब ही वाज टू स्ट्रांग और उसके स्वॉर्ड से स्पिरिट भी काइंड ऑफ अटैच्ड होगी। तो हाँ, उसे एनिमा बना के ये कर्स करके स्पेसिफिक प्लेस पे डाल दिया गया, जिससे वो उस लोकेशन से बंद गया और वो खुद को बचाएगा तो बदले में रॉड भी प्रोटेक्ट होगी ही। यही वजह है कि सैमुराई एनिमा के कब्र को वर्टिकल रखा गया था, क्योंकि रॉड्स को वर्टिकल ही गाड़ा जाएगा ना। एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए जिसू ने पाक फैमिली के हेड को भी वहीं दफनाया, क्योंकि रॉयल्स या बड़े लोगों के ग्रेव ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्टेड होते हैं फ्रॉम रॉबर्स। अब क्योंकि 100 साल पहले पाक फैमिली के हेड की कब्र इस कर्स्ड प्लेस पे डाली गई, उनकी आत्मा को शांति नहीं ही मिली। इनफैक्ट पाक फैमिली की फ्यूचर जनरेशन इस बात से शर्मिंदा थी कि उनके फैमिली के एल्डर्स देशद्रोही वाले काम करके पैसे बनाए थे, इसलिए लोग कोरिया छोड़ के अमेरिका में सेटल हो गए थे और अपना बड़ा धंधा वहीं पे चला रहे थे। लेकिन 100 साल बाद भी ग्रैंडफादर की स्पिरिट इनके फैमिली को ठीक से जीने नहीं दे रही थी। हाँ, तो तब हुआ जब ये कर्स करंट टाइम वाले मिस्टर पाक के बच्चे पे भी आया और इसीलिए फाइनली ये लोग ग्रेव को चुपचाप क्रीमेट करवाना चाहते थे। लेकिन जब सांग और टीम यहाँ आई तो उनके साथ कांड होने शुरू हो गए और आगे क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं। नाउ लेट्स आंसर अ फ्यू बर्निंग क्वेश्चन जो कि अभी आपके मन में होगा। तो पहला सवाल ये कि पाक फैमिली में दादाजी अपने ही परिवार वालों को क्यों मारने लग गए थे जब वो अपने कॉफिन से आजाद हुए थे? वेल, कोरिया में ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पूर्वज को गलत जगह दफनाया जाए तो इससे उनकी आत्मा अतृप्त रह जाती है। देन अगर आप ग्रेव्स को विजिट नहीं करोगे तो आत्मा आपसे गुस्सा भी होने लग जाएगी। पाक के ग्रैंडफादर की बात करें तो वो तो एक मोस्ट कर्स्ड प्लेस पे दफनाए गए थे। देन उनके नीचे एक रॉड थी जो कि कोरिया के एनर्जी को ब्लॉक कर रही थी। देन ऐसी वैसी रॉड नहीं बल्कि एक सैमुराई एनिमा मॉन्स्टर था और इतने सालों से ग्रैंडपा को कोई विजिट भी नहीं किया था। इनफैक्ट इनके परिवार वाले तो सभी देश छोड़ के ही भाग गए थे और उन्हें अपने ग्रैंडपा के बारे में बात करने में भी शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो एक तरह से देखा जाए तो ग्रैंडपा 100+ ईयर से इग्नोर हो रहे थे, तरफ रहे थे और इसीलिए बाहर निकलते ही वो अपनी पूरी ब्लड लाइन को ही खत्म कर देना चाहते थे। मोरओवर वो ऐसे भी कोई अच्छे इंसान तो थे नहीं, लिटरली अपने देश को धोखा दिए थे। तो ऐसी स्पिरिट से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रिवेंज, और वही वो ले रहे थे। दूसरा सवाल कि उन ग्रेव रॉबर्स के बारे में हमें ज्यादा बताया नहीं गया, तो वो लोग कौन थे? वेल, उन लोगों को ग्रेव रॉबर्स कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि वो लोग ग्रेव रॉब नहीं कर रहे थे बल्कि पूरे कोरिया में अलग अलग जाकर उन रॉड्स को निकाल रहे थे जो जिसू ने दफना के गया था। उनसे बस एक रॉड नहीं निकल पाया क्योंकि ये रॉड एक्चुअली में उस सैमुराई के अंदर एज ए फ्लेमिंग कटाना था। शायद ये बात उन्हें पता नहीं चल पाई होगी। इनकी बुक से ही हम 5 एलिमेंट्स के बारे में समझ पाते हैं जिसका रेफरेंस इस फिल्म में बार बार दिया गया है। ये एलिमेंट्स है सॉइल, मेटल, वाटर, वुड और फायर। इन एलिमेंट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा, पहले कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये जिसुने आखिर था कौन? वेल, ये उजले से अजीब चेहरे वाला आदमी जिसुने एक जापानीज ओनमोयोजी था। ओनमोयोजी बोले तो शमन या फिर हमारी भाषा में तांत्रिक कह सकते हैं।
हैं। एग्जैक्टली नहीं तांत्रिक, बट हाँ ऐसे ही हम रेफरेंस दे सकते हैं। लोगों का कहना था कि उसका चेहरा एक फॉक्स जैसा था और उसका नाम भी जापानीज वर्ड कित्सुने से मिलता है, विच लिटरली मीन्स अ फॉक्स स्पिरिट और फॉक्स मॉन्स्टर। मॉन्स्टर्स को जापानीज में योकाई कहा गया है, और जो लोग मेरी हेल्स पैराडाइज वाली वीडियो देखे होंगे उन्हें इस बारे में थोड़ा आइडिया होगा। वो वीडियो इस चैनल पे नहीं बल्कि एनिमे चैनल पे है। खैर, हुआरिम के जो गुरुजी थी या थे वो एक्चुअली में इस जिसुने से एक बार मिले थे और उनका कहना था कि जिसुने बहुत ही पावरफुल स्पिरिट जैसा है। जिसुने का मकसद था कोरिया को बर्बाद करना और उसी का ये सब मास्टर प्लान था। अब अगर हम कित्सुने की फोकलोर पे बात करें तो जापान में माना जाता है कि कित्सुने के पास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर होती है और वो फॉक्स का रूप में तब्दील भी हो सकता है। तो अब समझे क्यों उन ग्रेव्स के पास हम फॉक्सेस को देख पा रहे थे, क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेशन था सेइंग कि जिसुने अब भी वहां है और सब देख रहा है, या एक तरह से रॉड्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो है ना काफी डीप इसकी मीनिंग, लेकिन काफी मजेदार भी थी। अब अगला सवाल कि द फॉक्स स्प्लिट द वेस्ट ऑफ द टाइगर या स्पाइन ऑफ द टाइगर, इसका क्या मतलब है? वेल, यहाँ फॉक्स से जिसुने को रेफर किया गया और टाइगर से कोरियन पेनिनसुला को, क्योंकि कोरियन पेनिनसुला का मैप एक टाइगर जैसा ही प्रतीत होता है। तो जब जिसुने कोरियन लैंड के अंदर रॉड्स डाल दिए तो वो एक तरह से कोरिया के बैकबोन को तोड़ दिया। याद करो मूवी का पहला सीन जहां हुआरिम और बोंगिल फ्लाइट से यूएस जा रहे थे और वो बिजनेस क्लास में बैठे हुए थे। अब बिजनेस क्लास में अमीर लोग जाते हैं तो ऐसे में अटेंडेंट को लगता है कि ये लोग जापानीज हैं। दिस इज अ वेरी स्मार्ट सीन जहां हमें बताया गया है सटली कि कैसे वर्ल्ड को अब भी लगता है कि अगर कोई अमीर एशियन लोग हैं जो कि काफी पहुंचे हुए हैं तो वो जापानीज या चाइनीज ही होंगे, ना कि कोरियन। दिस बेसिकली डिपिक्ट्स कि जिसुने का कर्स कहीं ना कहीं कोरिया को प्रॉस्पर होने नहीं दे रहा था। ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि फिल्म में ऐसी कई हिडन डिटेल्स हैं। नाउ अगला सवाल है कि क्या पार्क्स को ये सारी बातें पता थी? वेल, आई पर्सनली थिंक कि न्यू जनरेशन वाले पार्क्स को घंटा कुछ नहीं पता था एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि उनके ग्रैंडपा देशद्रोही थे। इनफैक्ट ग्रैंडपा से भी जिसुने ये बात तो जरूर छिपाया होगा कि उन्हें एक लिटरली कर्स्ड लैंड पे दफनाया जाने वाला है। जिसुने बहुत चालू आदमी था, जहां ना सिर्फ वो पार्क्स को बेवकूफ बनाया बल्कि सैमुराई को भी एनिमा बना के उस जगह से बांध दिया था। ये सब कुछ सिर्फ एक आखिरी रॉड को प्रोटेक्ट करने के लिए था और तभी टूम्बस्टोन पे उस जगह की कोऑर्डिनेट्स लिखे गए थे, ना कि किसी का नाम। एक तरह से देखा जाए तो वो प्लेस जिसुने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जिसुने को पता था कि बाकी रॉड्स तो लोग खोज लेंगे लेकिन इसको खोजना वो ऐसा बनाया कि ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाए। अब अगला सवाल कि बोंगिल कैसे पजेस्ड हो गया और वो टैटू वाला क्या सीन था? वेल, मुझे लगता है कि बोंगिल की आत्मा को एनिमा एज ए हॉस्टेज रख लिया और उसके शरीर को अपना गुलाम बना लिया था। अब आखिरी फाइट के दौरान एनिमा यानी वो सैमुराई बोंगिल को मार सकता था, इसलिए हुआरिम के सिस्टर्स वहां रिचुअल द्वारा बोंगिल को प्रोटेक्ट कर रही थी। वर्स्ट के सिनेरियो में इनके पास चिकन भी था जिसे वो बोंग की जगह सैक्रिफाइस कर देती इफ सिचुएशन वैसा आता। मूवी के स्टार्ट में भी हम ऐसा कुछ देखे थे जब ग्रेव खोदने वाले वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पिग्स का सहारा लिया गया था। अब टैटू का सीन ये है कि ये प्रोटेक्टिव राइटिंग्स 500 साल पुराने थे और इससे सैमुराई को फर्क पड़ता था। क्यों फर्क पड़ता था? क्योंकि ये उसी के टाइम के राइटिंग्स थे, तो लोगों को अपने टाइम की चीजों से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। वो उससे डरते हैं, स्पेशली अगर वो स्पिरिट बन जाए और हाँ वो चीज भी रिलीजियस हो तो इसलिए वो सैमुराई उस टैटू वाली जगह पे ना अटैक करके टैटू रहित जगह पे अटैक किया था। एंड में सभी अपनी बॉडी पे मार्कर से वही टैटूज वगैरह बना लिए थे, मतलब लिख लिए थे, लेकिन इनसे सैमुराई विचलित नहीं हुआ क्योंकि वो इन राइटिंग्स को मिटा सकता था, जबकि परमानेंट टैटू तो नहीं मिटेगा ना। यहाँ पर अगेन पूछ सकते हैं कि सैमुराई का लिवर वाला क्या सीन था? तो जैसा मैंने बताया इसे क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन उसके 3 रीजन हो सकते हैं, पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगला सवाल कि वो एनिमा या फिर वो जापानीज सैमुराई जनरल अभी ही आजाद क्यों हुआ? वेल, जिसुने का एक ही मोटिव था और वो था फाइनल रॉड को प्रोटेक्ट करना, टू डिस्ट्रॉय कोरिया। तो जब तक रॉड सही सलामत अंदर था तो सैमुराई के बाहर आने का कोई सेंस नहीं बनता। हाँ, लेकिन जब उस जगह को खोदा गया और वहां के बैलेंस को ब्रेक किया गया तब सैमुराई जागा टू प्रोटेक्ट द रॉड। अब बैलेंस कैसे ब्रेक हुआ? वेल, याद है कैसे एक वर्कर वहां के सांप को मारा था जिसका ह्यूमन फेस था? वैसे सांप को ओना कहा जाता है और जापानीज या कोरियन कल्चर में ये एक तरह का योकाई है जिसे न्यूरे ओना या फिर इसोना भी कहा जाता है। इनको हमेशा वाटर बॉडी के किनारे देखा जाता है और कहीं ना कहीं इनको वाटर एलिमेंट से एसोसिएट भी किया जाता है। अलग अलग फोकलोर्स में इनका डिपिक्शन अलग है, लेकिन कहीं ये बहुत पावरफुल और नेगेटिव लाइट में है और कहीं वीक और पॉजिटिव लाइट में। इस फिल्म में ओना को वीक और पॉजिटिव लाइट में ही दिखाया गया है। तो हाँ, इसी जगह पे ऑल 5 एलिमेंट्स का एक मिश्रण था, जैसे सॉइल, ओना रूपी वाटर, एनिमा का वुडन कॉफिन, देन एनिमा खुद मेटल और फायर को रिप्रेजेंट करता था क्योंकि उसके अंदर जलती कटाना को डाला गया था। कॉफिन के हटने से, देन ओना के मरने से और रॉड पे थ्रेट आने से इन 5 एलिमेंट्स का एक बैलेंस ही बिगड़ गया, जिससे एनिमा या फिर वो जापानीज सैमुराई मॉन्स्टर आजाद हो गया। और क्योंकि मॉन्स्टर अपने आप को तो प्रोटेक्ट करेगा ही, तो देखा जाए तो रॉड भी प्रोटेक्ट हो ही गया। अब आखिरी सवाल कि सांग को इतनी बातें पता कैसे चल गई? वेल, वो इसी फील्ड में काम करता था एज ए जियोमैंसर। इन्हें कोरियन मेन की बुक मिली थी, देन इन सबको विजन्स भी आए थे। देन पार्क वो टाइगर वुल्फ वाला डायलॉग मारा, तो इन सब डॉट्स को कनेक्ट करके फाइनली सांग पूरी गुत्थी को सुलझा सका। अब चलिए हम एक और
थियरी पे बात करते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो रेडिट के हिसाब से एनिमा वो सैमुराई नहीं बल्कि फ्लेमिंग स्वॉर्ड था। जी हाँ दोस्तों, ये कटाना सालों से बैटल में रहा था और इसी से 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। इनफैक्ट सेकिगाहारा बैटल के दौरान जब कटाना में आग लगी तभी वो एनिमा में तब्दील हुआ। देन इस कटाना को एक बॉडी दिया गया जैसे कि सोल या स्पिरिट को चाहिए होती है टू बिकम मोर पावरफुल। अब आप बोल रहे होगे कटाना में इतनी जान कैसे आ गई? तो जापान में ऐसा माना जाता है कि जिस स्वॉर्ड से किसी को मारा जाता है तो उसकी स्पिरिट काइंड ऑफ स्वॉर्ड से अटैच हो जाती है। तो हाँ, ये स्वॉर्ड बहुत ज्यादा खतरनाक था जिसे डाला गया एक बॉडी में। बॉडी किसका? सैमुराई का। तो इस तरह से इस स्वॉर्ड या फिर एनिमा को एज अ रॉड ट्रीट किया गया, प्रोटेक्टेड एंड अटैच्ड टू दिस बॉडी। देन फिल्म में टाओइज्म का काफी जिक्र है जहां यिन और यांग का कॉन्सेप्ट है, यानी हर चीज में दो एंड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसे आप साइंस या सुपरस्टिशन भी कह सकते हैं, मतलब किसी भी दो एंड को आप पकड़ो उसको यिन यांग से आप कंपेयर कर सकते हो। वहीं बुद्धिज्म का भी जिक्र है यहाँ, जिसके कॉन्सेप्ट इससे थोड़े अलग होते हैं। इनके बारे में और जानने के लिए आप मेरी अगेन एनिमे चैनल की हेल्स पैराडाइज वाली वीडियो देख सकते हैं जहां मैंने टाओइज्म, ची, यिन और यांग पे काफी बातें कर रखी हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मेरा एनिमे चैनल है नेम्ड लोगिनियन और मैं वीडियो का लिंक नहीं छोड़ रहा, आप जाके वहां चेकआउट कर सकते हो वीडियोस अगर आपको पसंद है तो। और ऐसे भी एनिमे के अंदर इस कॉन्सेप्ट को काफी बार दिखाया जाता है और मेरा तो एक अलग एनिमे चैनल है ही, तो ऐसे में मैं इन कॉन्सेप्ट्स का पोर्ट्रेल कई बार अलग अलग तरीके से देख रखा हूं। वैसे जरूरत पड़ी तो मैं इन एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट पे या फिर यिन यांग पे, फैंग शुई वगैरह के कॉन्सेप्ट पे एक सेपरेट वीडियो लेकर भी जरूर आऊंगा अगर आप लोग कमेंट्स में बार बार बोलोगे तो। फाइनली फिल्म का टाइटल एक्सह्यूमा है क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को जिसमें ह्यूमन रिमेन्स को ग्रेव से निकाला जाता है देन रीबरी या फिर क्रीमेट किया जाता है, इसे एक्सह्यूमेशन कहते हैं। हेंस द टाइटल एक्सह्यूमा। ये फिल्म साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा चली है और उसका कारण यह है कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में लोग अपने रूट्स और कल्चर को भूलते जा रहे हैं और जब भी कोई ऐसी फिल्म आती है जो कि उनके रूट्स, कल्चर और हिस्ट्री पे इतनी डिटेल में बात करती है तो लोगों को वो पसंद आती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कांतारा। जब वो फिल्म हमारे कंट्री में रिलीज हुई थी तो काफी चली थी क्योंकि उस वक्त लोग उससे काफी कनेक्ट कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि फिल्म में हमारे ही कल्चर को एक तरह से पोर्ट्रे किया गया है। तो हाँ, ऐसा ही कुछ सीन एक्सह्यूमा के साथ भी है और ये फिल्म इतनी ज्यादा इसलिए चली बिकॉज दिस इज अ वेरी रिच मूवी इन इट्स कल्चर एंड हिस्टोरिकल पोर्ट्रेयल। तो हाँ, मैंने यहाँ आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करी है और उम्मीद करता हूँ अब आपके लिए पूरी कहानी एकदम क्लियर हो गई होगी, साथ ही आपके मन में जो भी डाउट्स होगा वो भी क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आज मैं चेक करता रहूंगा। कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो हाँ, आप कमेंट से पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।